नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता रुबाइया और गज़ल की व्याख्या पर चर्चा करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रुबाइया और गज़ल फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया है। इनका मूल नाम है रघुपति साहेब फिराक। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1983 में हुई थी। फिराक जी ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढाला गया है। दोस्तों, रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इसकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रुबाइया। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, अर्थात एक बच्चा माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही होता है, उसको आंगन में लेके खड़ी है और अपने हाथों में लेकर गोद में लेकर उसे झुलाती रहती है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, रह रह के हवा में जब माँ बच्चे को ऐसे उछालती है तो बच्चे की खिलखिलाहट से माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और वो जब बच्चा खिलखिलाता है तो पूरा घर वातावरण उससे गूंज उठता है। फिराक गोरखपुरी जी ने बहुत ही अच्छा वात्सल्य प्रेम दर्शाया है। व्याख्या। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी जी है। प्रसंग। इस रुबाई के माध्यम से कवि ने माँ और पुत्र के बीच के प्रेम का बहुत ही अलौकिक दर्शन करवाया है। व्याख्या। रुबाई के माध्यम से शायर कहते हैं कि एक माँ चांद की टुकड़ी अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी से पूरा वातावरण गुंजित हो उठता है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्रकार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। इस रुबाई के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी ने दर्शाया है कि किस प्रकार निर्मल और साफ जल से माँ बच्चे को नहलाती है, फिर नहलाने के बाद किस तरह उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है और कितने प्यार से बच्चे को घुटने में दाबकर उसे कपड़ा पहनाती है। प्रसंग। प्रस्तुत रुबाई के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी ने माँ द्वारा बच्चे को नहलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। व्याख्या। शायर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों से पानी छलकता रहता है। माँ उसके बालों में कंघी करती है। जब वह उसे अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तब बच्चा आईने में मुँह को निहारता रहता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर दीपावली का वर्णन किया गया है, किस तरह दीपावली के समय सब अपने अपने घरों में रंग कराते हैं और चीनी के खिलौने अर्थात वहाँ दीपावली के समय चीनी के घर मंदिर ये सब बने हुए आते हैं ना, चीनी के खिलौने वो, और लावे या लावे जो पूजा में चढ़ते दीपावली की पूजा में, वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक, और सब साज श्रृंगार करके खड़े रहते हैं। दिवाली वाले दिन सजते धजते बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। अर्थात उस वक्त दिवाली पे छोटे छोटे गांव में ऐसे रीति रिवाज है कि बच्चे अपना छोटा सा घरौंदा बनाते हैं, फिर दीपावली वाले दिन बच्चे कहते हैं कि हमारा घरौंदा है और उसमें दिया भी जलाने का रिवाज है। प्रसंग। प्रस्तुत रुबाई के माध्यम से इसमें दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। व्याख्या। शायर कहते हैं कि आज दीपावली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ है तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाइयों के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने छोटा सा घर बना के रखते हैं, उसमें माँ से दिया जलवाते हैं कि माँ आप इसमें दिया जलाओ, या बहुत बार बच्चे खुद भी उसमें दिया जला देते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है,
बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ पर शायर ने दर्शाया है कि किस तरह एक आंगन में बच्चा जिद से खड़ा है कि मुझे वो आसमान का चांद चाहिए। बालक चांद देख के जिद कर लिया। तब माँ क्या करती है, माँ बच्चे को बहलाने के लिए एक आईना लेके आती है और उस आईने में उस चांद की फ़ोटो दिखाती है और कहती है देख बेटा ये आईने में ही चांद आ गया है। इसको शायर जी ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। प्रसंग प्रस्तुत रुबाई के माध्यम से शायर ने बाल हट का वर्णन किया है। व्याख्या शायर कहते हैं कि छोटा बच्चा आंगन में वह जिद लिए हुए है कि उसे आकाश का वो चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पे ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद की फोटो दिखाकर कहती है ये देखो दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। प्रस्तुत रुबाई के माध्यम से शायर ने रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठाई की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का होता है। सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है। इन बादलों में बिजली चमकती रहती है। इसी तरह राखी के लच्छे में भी बिजली की तरह ही चमक है। वहीं अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है बहन। इसी का सुंदर दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। दोस्तों अब गज़ल की व्याख्या करते। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। नौरस गुचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले है, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले है। इस गज़ल के माध्यम से शायर ने बहुत ही सुंदर बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि किस तरह वसंत ऋतु में एक कली फूल बन जाती है और जो सुंदर तेज़ हवाएं चलती है उसके साथ ही उस फूल की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। संदर्भ प्रस्तुत शेर हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी है। प्रसंग प्रस्तुत शेर में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। व्याख्या कवि कहता है कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल जाती है और वह धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और आंधी आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हो। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते वातावरण में खुशबू और सुगंध फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। दोस्तों इस गज़ल में शायर कहते हैं तारे आंखें झपका रहे, अर्थात तारे टिमटिमा रहे। और तारे कब टिमटिमाते? जब रात हो जाती है और अंधकार फैल जाता है। जर्रा जर्रा सोए, अर्थात सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्योंकि रात को सब सो जाते हैं। तुम भी सुनो यारो, अर्थात कि ध्यान से सुनो, ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है, यानी कि सन्नाटा दुखी है, अपनी वेदना गा रहा है, अपने दुख को बता रहा है, अपनी तकलीफ़ को बता रहा है। प्रसंग इस शायरी के माध्यम से शायर ने रात के तारों का सौंदर्य वर्णन किया है। व्याख्या शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा ये सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यह भी ऐसा लग रहा है जैसे अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अगर कोई नाकामी, कोई दुख दर्द से गुजरता है तो उस नाकामी और दुख दर्द को अपनी किस्मत का कारण बताता है कि हमारी किस्मत में था ही नहीं, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो वो कुछ भी बुराई होती है तो उसका ठिकरा अपनी किस्मत पे फोड़ देता है और कहता है हमारी किस्मत में ये था ही नहीं। जबकि किस्मत ये सोचती है अरे तुम मेहनत तो करो, अरे तुम अपने कर्म तो करो, तब तो मैं बदलूँगी। अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो किस्मत कैसे बदलेगी। व्यक्ति जो करना चाह रहा है उसके लिए कर्तव्य निष्ठावान न हो तो किस्मत भी उसका साथ कैसे देगी। प्रसंग
प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से शायर ने मनुष्य के दोहरापन करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। व्याख्या। शायर कहते हैं कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषारोपण करता हूँ और किस्मत मुझे, तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झिल्लाती भी है कि अगर मैं कर्म करूँगा तभी तो वो मेरा साथ देगी। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। दोस्तों, इस गज़ल में कवि ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन लोगों को यह नहीं पता कि वो मुझे जब बदनाम कर रहे हैं, मेरी बुराइयां जो समाज के सामने ला रहे हैं, मेरी कमियां जो बता रहे हैं, इसके साथ साथ वो अपनी बुराइयां और अपनी कमियां भी दर्शा रहे हैं। मेरी बुराई दिखाने के साथ साथ उनको खुद को नहीं पता कि उनकी खुद की कमियां भी सामने नजर आ रही है। प्रसंग। प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से शायर ने निंदकों पर प्रहार किया है। व्याख्या। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उससे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल ये बात समझ सके कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही है। वे मेरा पर्दा खोलने के लिए तैयार है, पर उन्हें नहीं पता कि मेरा पर्दा खोलने के साथ साथ उनका खुद का पर्दा खुल जा रहा है। ये कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होश हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। यहाँ शायर कहते हैं कि तेरे इश्क में, तेरे प्रेम में मैं ये कीमत अदा कर रहा हूँ समाज को, कि एक प्रेमी को समाज पागल की उपाधि देता है, बदनाम करता है, पर मैं प्यार की यह कीमत भी मुझे स्वीकार है। मैं दीवाना और पागल सुनने के लिए भी तैयार हूँ। प्रसंग। प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हम ही विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। इसके लिए समाज हमें दीवाना कहे तो हम दीवाना बनने के लिए भी तैयार है। कवि कहता है जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है, तो अगर मुझे मेरे प्रेम की यह कीमत चुकानी पड़े, पागल सुनना पड़े, तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है। इस गज़ल के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरह एक प्रेमी जो दुनिया की नज़र में अपने प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहता है, इसलिए अपनी प्रेमिका से पाए हुए दुख को भी अकेले चुपके चुपके आंसू बहा के झेल लेता है। वो संसार के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो संसार को या दुनिया के लोगों को किसी को पता चलेगा वो दुखी है, कष्ट में है, तो लोग उसके प्यार का मजाक उड़ाएंगे। प्रसंग। प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। व्याख्या। शायर कहते हैं अपनी प्रेमिका से मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो मुझे पता है कि दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम कर देगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रोता हूँ। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहता ताकि उसका प्रेम बदनाम न हो जाए। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको इतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है। दोस्तों, इसमें प्यार की समर्पण भावना को बहुत सुंदर से दर्शाया गया है कि कवि कहते हैं कि इश्क ऐसा ही है, तुम इश्क में जितना डूबोगे उतना ही इश्क तुमको गहरा महसूस होगा। प्रसंग। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। व्याख्या। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोलते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करेगा उतना ही अधिक प्रेम पा सकता है। आबो ताब असियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले है। शायर अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मेरी शायरी में ये जो तुम्हें चमक, ये जो रौनक नज़र आती है, ये रौनक पर मत जाओ। ये रौनक मेरे दिल का दर्द है, मेरे आंसू है जिसको मैंने अक्षरों में पिरोया है। प्रसंग। प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताया है। व्याख्या। कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी में जो चमक दमक देख रही हो, इस पर फिदा मत हो जाना, क्योंकि तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ये समझना होगा, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए कि मेरे शेर और शायरी में जो चमक है मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसका काव्य में और दर्द उभर कर सामने आता है। ऐसे में तू याद आए है
अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। यहाँ शायर अपनी प्रिय से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे ऐसे याद आते हो, तुम्हारी तलब ऐसी लगती है जैसे किसी शराबी को शराब की तलब लगती है। वह जैसे ही उसको शराब पीने का समय होता है वो मचल उठता है और उसे कहीं से भी शराब चाहिए। वैसे ही शायर को अपनी प्रिय की याद आती है तो वो मचल उठता है और ऐसे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई देवदूत मुझे सजा देने के लिए बैठा है, क्योंकि वो मचल उठते अपने प्रिय से मिलने के लिए। प्रसंग प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरह से मुझे याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबी को शराब याद आती है, तथा शराब न मिलने पर वह शराबी कैसे तरफ उठता है, मचल जाता है, तथा जैसे आधी रात को देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोल के बैठ जाते हैं, मुझे इतनी पीड़ा होती है। सदके फिराक एजाजे सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ शायर कहते हैं कि लोग उनकी शायरी सुन के इतनी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं, हे फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी करना कहाँ से सीखा? तुम्हारी शायरी सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कोई मीर की गज़लें हो। तुम्हारी गज़ल इतनी अच्छी, मीर जो बहुत बड़े गज़ल गायक थे उनके समान, ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत बड़े गज़ल गायक हो, मीर के समान हो। प्रसंग। इस गज़ल के माध्यम से शायर दर्शाते हैं कि शायर अपनी शायरी पर किस कदर मुग्ध हैं। व्याख्या। फिराक कहते हैं कि उसकी गज़ल पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली? इन गज़लों के शब्दों में हमें मीर कवि की गज़लों की समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि मीर बहुत बड़े कवि अर्थात फिराक जी को उन्होंने संसार के लोगों ने मीर के समान बताया है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। दोस्तों, आपको किसी भी पाठ के प्रश्न उत्तर या व्याख्याओं को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगी।